हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लॉ विद लव। तो आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है एंड टॉपिक वी आर डिस्कसिंग टुडे इज नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और अगर आपने अभी तक मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की वीडियो नहीं देखी है सो गो एंड चेक आउट द वीडियो, लिंक इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले सब्सक्राइब टू माई चैनल, क्लिक ऑन लाइक बटन एंड डू प्रेस बेल आइकन टू गेट लेटेस्ट अपडेट अबाउट माई वीडियो। आज का जो टॉपिक है वो है नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। किसी भी कंट्री में जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वहां पर पावर का डिवीजन होता है। या तो पावर जो होती है सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होती है और वहां पर सेंट्रलाइज गवर्नमेंट वर्क करती है और जितने भी लॉस होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट क्रिएट करती है। या फिर कई कंट्रीज के अंदर पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर और स्टेट के बीच में होता है, मतलब जो सेंटर पे गवर्नमेंट होती है और जो स्टेट की अलग गवर्नमेंट होती है उन दोनों के बीच में पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है और वो अपने अपने एरिया में इंडिपेंडेंटली वर्क करती हैं और उसी टाइम पे एक दूसरे साथ कोऑर्डिनेट करती हैं। इसी क्लासिफिकेशन को पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने दो टाइप्स में डिवाइड करा, दैट वाज यूनिटरी एंड फेडरल। यूनिटरी और फेडरल को ही हम कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर कहते हैं। या तो कॉन्स्टिट्यूशन यूनिटरी नेचर का होता है और या फिर फेडरल नेचर का। शॉर्ट में समझे तो यूनिटरी जो नेचर होता है वहां पर सेंट्रलाइज गवर्नमेंट का काम होता है, मतलब जितनी भी पावर्स होती है वो सेंटर के हाथ में होती हैं। और दूसरी तरफ जब फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन होता है या फिर किसी कॉन्स्टिट्यूशन नेचर का फेडरल होता है वहां पर पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है और टू टायर सिस्टम काम करता है गवर्नमेंट का। बट जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो उन्होंने वर्ल्ड के अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन से एक्सपीरियंस गेन करा और अलग अलग सोर्सेज से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को रेडी करा। इसलिए डिफाइन करना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है कि आखिर हमारे नेचर है क्या कॉन्स्टिट्यूशन का। जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसका नेचर आखिर में यूनिटरी है या फेडरल है, ये डिफाइन करना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले हमें यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है और फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है ये समझना होगा। सो लेट अस स्टार्ट विद यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन। यूनिटरी फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेक अ सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट। जैसा कि आप टर्म के अंदर ही देख सकते हैं, यूनी का मतलब होता है सिंगल। यहाँ पर भी यूनिटरी फीचर होता है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो वहां पर सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट काम करती है। इट इज अ गवर्नमेंट इन विच ऑल पावर्स हेल्ड बाय द गवर्नमेंट बिलोंग टू ए सिंगल सेंट्रल एजेंसी। सीधी बात, सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट होती है इसलिए सिंगल गवर्नमेंट होगी, जो सिंगल पार्टी जो समय सेंटर पे इलेक्ट की गई होगी या फिर जो समय रूलिंग पार्टी होगी वो एक सिंगल सेंट्रल एजेंसी होगी, सिंगल पार्टी होगी और वही पूरी कंट्री के लिए रूल्स रेगुलेशन क्रिएट करेगी। A unitary system is governed constitutionally as a single unit. यूनिटरी सिस्टम के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशनली सिंगल यूनिट में गवर्न किया जाता है सबको, एक सिंगल यूनिट या सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, सिंगल गवर्नमेंट होती है, वही गवर्न करती है। ऑल पावर इज टॉप टू डाउन। जितनी भी पावर होती हैं वो सेंटर से जाती हैं और जितनी भी स्टेट तक आते आते जो भी दूसरी एजेंसी या यूनिट होती हैं कंट्री के अंदर वो सारी उसकी सबऑर्डिनेट होती हैं। वो अपने अपने एरिया में इंडिपेंडेंट नहीं होती। इंडिपेंडेंट सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट होती है यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उसके अलावा कोई गवर्नमेंट इंडिपेंडेंट नहीं होती। A unitary state is a sovereign state governed as one single unit in which central government is supreme. मतलब कि स्टेट तो सोवरेन स्टेट होती है और वहां पर भी सेंट्रल गवर्नमेंट को सुप्रीम माना जाता है। मतलब स्टेट के पास अपने इंडिविजुअल राइट्स नहीं होते अब लॉस क्रिएट करने के लिए, जितने भी राइट्स होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के होते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट सुप्रीम कमांड पर होता है। ये हमें देखने को मिलेगा यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन के अंदर या फिर नॉर्दर्न आयरलैंड। ये कुछ कंट्रीज हैं जहां पर यूनिटरी फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो किया जाता है या फिर जिनके कॉन्स्टिट्यूशन नेचर यूनिटरी है। फीचर्स क्या क्या हैं आखिर यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के, आखिर ये कैसे डिटरमाइन करते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन यूनिटरी है या फिर ये जो गवर्नमेंट काम करे ये सारे यूनिटरी फॉर्म में है। तो उनके कुछ फीचर्स हैं जैसे कि सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स। In a unitary system, all powers are centralized in the hands of central government, and that center is reservoir of all state power. मतलब कि पावर का सेंट्रलाइजेशन होता है। एक यूनिटरी सिस्टम के अंदर जितनी भी पावर्स होती हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती हैं। सारी की सारी स्टेट की पावर्स हो या किसी और पार्ट की पावर हो, टेरिटरी किसी और टेरिटरी जो कंट्री के पार्ट है वहाँ पर कोई डिसीजन लेना हो वहाँ पर भी सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के डिसीजन इम्प्लीमेंट करते हैं। सारी की सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट यूटिलाइज या फिर एंजॉय करती है। सिंगल एंड सिंपल गवर्नमेंट, बात सीधी सी है, जब सेंट्रल गवर्नमेंट है, सिंगल गवर्नमेंट है, सिंगल सेंट्रल एजेंसी है तो सिंपल सिस्टम तो होना ही था। यूनिटरी गवर्नमेंट इज वेरी सिंपल सिस्टम
देयर इज अ सिंगल सेंट्रल गवर्नमेंट एट द सेंटर। सिंगल सेंट्रल गवर्नमेंट होती है सेंटर के ऊपर जो पूरी कंट्री के अंदर रूल क्रिएट करती है। देयर इज अ यूनिकैमरल लेजिस्लेचर पॉपुलरली इलेक्टेड। अब बात करें इंडिया के अंदर, तो इंडिया के पास अपनी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, यूनियन के पास अपनी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, इसे पार्लियामेंट कहते हैं। लेकिन जहां पर यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वर्क करता है वहां पर हमें सिर्फ यूनिकैमरल लेजिस्लेचर देखने को मिलता है। यूनिकैमरल लेजिस्लेचर इट मींस अ लेजिस्लेटिव बॉडी हैविंग अ सिंगल लेजिस्लेटिव चैम्बर, मतलब कि वहां पर सिर्फ एक ही लेजिस्लेटिव चैम्बर होता है जो कि सेंटर में होता है, जहां पर सारे प्रोविजंस क्रिएट करते हैं। The central legislature is there to legislate, executive to execute and judiciary to educate without any share। मतलब जो सेंट्रल लेजिस्लेचर होता है वही सारे लॉज क्रिएट करता है, उनका एग्जीक्यूशन भी वही देखता है, और वहाँ पर एक जुडिशरी होती है सेंटर के अंदर ही जो एजुकेट करती है जितने भी प्रोविजन से रिलेटेड मैटर्स होते हैं। किसी भी स्टेट का वहाँ पर कोई शेयर नहीं होता है, या फिर किसी भी अनदर यूनिट या एजेंसी का शेयर नहीं होता। जितनी भी पावर्स होती हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हैंड में वेस्टेड होती हैं। यूनिफॉर्मिटी ऑफ लॉस, जब एक सिंगल गवर्नमेंट है वो पूरी कंट्री के लिए लॉ बनाएगी तो यूनिफॉर्मिटी ऑफ लॉस तो आनी ही थी। लॉस मेड बाय द सेंटर आर इक्वली एनफोर्स्ड इन द रेस्ट ऑफ द स्टेट विदाउट एनी टेरिटोरियल डिस्टिंक्शन, मतलब कि कोई डिस्टिंक्शन नहीं होता कि मान लो आज स्टेट ने मना कर दिया नहीं हमें ये लॉ अच्छा नहीं लग रहा, हम अपने स्टेट में इंप्लीमेंट करेंगे, ये नहीं चलता भाई साहब। यूनिटरी सिस्टम है, यहाँ पर जो सेंट्रल ने लॉ क्रिएट कर दिया वो उस कंट्री के हर टेरिटोरियल पार्ट के ऊपर एप्लीकेबल होता है। किसी भी स्टेट के पास ये राइट नहीं होगा कि उसे डिनाई कर सके। नो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, जैसा कि हमने सेकंड पॉइंट में भी पढ़ा था, विदाउट एनी शेयर, वैसे उसी बात को यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया है कि नो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होता है। इन यूनिटी सिस्टम देयर इज नो लिस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ऑल पावर्स बिलोंग टू सेंट्रल गवर्नमेंट, जितनी भी पावर्स होती हैं वो सारी की सारी सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होती है, कोई शेयर नहीं होता पावर्स का। फिफ्थ, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। अब भाई साहब यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर बेस्ट एडवांटेज जो होता है ना वो यही है, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन होता है वहां पर। फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर है मतलब कि अगर आपको किसी पार्ट को प्रोविजन को या अमेंड करना है, पास करना है या रिप्लेस करना है, तो उसके लिए कोई स्पेशल मेजॉरिटी या बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। बड़ी ही सिंपल मेजॉरिटी से और बहुत ही आसानी से आप किसी भी प्रोविजन से रिलेटेड कोई भी डिसीजन ले सकते हो। ये यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का एक बहुत अच्छा एडवांटेज होता है। The constitution of unity states are ever flexible in nature. Constitution of a unity system has an advantage that it may be changed according to the needs of time and changing circumstances। मतलब कि टाइम टू टाइम या सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से उनके प्रोविजंस में चेंजेस ला सकते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल हमें देखने को मिलेगा ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फ्लेक्सिबल इन नेचर में के अंदर दैट इट कैन बी पास्ड, अमेंडेड एंड रिप्लेस्ड बाय सिंपल मेजॉरिटी ऑफ 50% ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। मतलब कि अगर ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमें कोई प्रोविजन या जितने कोई रूल है उसमें थोड़े से चेंजेस लाने या फिर अमेंड या रिप्लेस करना है तो उसके लिए सिंपल मेजॉरिटी की जरूरत होती है, वो भी सिर्फ 50% प्रेजेंट मेंबर्स की वोटिंग की। These were the features of unitary form of government। अब हम देखते हैं कि आखिर हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन कौन से प्रोविजंस यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेट करते हैं। जैसा कि हमने स्टार्टिंग की वीडियो में बोला था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमर्स ने बहुत अलग अलग कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से एक्सपीरियंस लिया था, तब जाकर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करा था। तो अब हम देखते हैं कि आखिर ऐसे कौन कौन से प्रोविजंस हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेट करते हैं। फर्स्ट वन, सिंगल सिटीजनशिप। Article 9 of Indian Constitution defines that when a person is voluntarily acquiring citizenship of a foreign state, not to be citizens। सिंपल बात ये कही गई है, इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि अगर एक बंदा है या फिर एक इंसान है वो अमेरिका की सिटीजनशिप लेकर आता है इंडिया के अंदर और बोलता है कि मुझे इंडियन सिटीजनशिप भी चाहिए, तो उसे डिनाई कर दिया जाएगा क्योंकि वो पहले से ही अमेरिका का सिटीजन है। ये एक फीचर जो है वो डिफाइन करता है कि कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर यूनिटरी है, क्योंकि जो सिंगल सिटीजनशिप होती है ये यूनिटरी होती है नेचर में, यूनिटरी फीचर होता है कॉन्स्टिट्यूशन का। सेकंड, सेंटर कैन चेंज नेम एंड बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट्स।
आर्टिकल 3 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है, दैट डिफाइंस द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, अलर्टेशन ऑफ नेम, बाउंड्रीज एंड एरियाज ऑफ एक्सिस्टिंग स्टेट्स, जो कि यूनियन लेजिस्लेचर करता है, दैट इज द पार्लियामेंट। मतलब ये जो पावर होती है ये सेंट्रलाइज्ड होती है। ये इंडिया के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि किसी भी नए स्टेट का फॉर्मेशन कर सके, अलर्टेशन कर सके एरिया बाउंड्रीज की। हाँ, उस स्टेट को इस बारे में बताया भी जाता है, वो एक अलग चीज़ है जिसे हम आर्टिकल 3 जब पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे अच्छे से। अभी ये बात है कि ये जो सेंटर के पास जो पावर है अलर्टेशन एंड चेंजिंग बाउंड्रीज ऑफ स्टेट्स की, ये भी यूनिटरी है नेचर में, यूनिटरी इन इमरजेंसीज। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमें 3 इमरजेंसी डिफाइन की गई है, दैट इज नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी। जब भी इन तीनों में से कोई भी इमरजेंसी की सिचुएशन क्रिएट होती है कंट्री के अंदर, वहां पर प्रेसिडेंट रूल अप्लाई हो जाता है। प्रेसिडेंट रूल का मतलब ये होता है सिंपल सा कि जितनी भी स्टेट्स के पास फ्रीडम या पावर्स होती हैं वो सारी उनसे ले ली जाती हैं और यूनियन के हाथ में आ जाती हैं। When there is a situation of emergency in country, all powers related to legislature and executive vested in the union itself। मतलब उस समय जितनी भी कंट्री होती है वो सेंट्रलाइज गवर्नमेंट के अंदर काम करने लगती है। ये मेन फीचर है यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन का, जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलता है इमरजेंसीज के टाइम पे। अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाय प्रेसिडेंट, हम सब जानते हैं कि हेड ऑफ स्टेट कौन होता है, गवर्नर, लेकिन उसको इलेक्ट करने की पावर प्रेसिडेंट के पास होती है अंडर आर्टिकल 155 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फिफ्थ, अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट जजेस बाय द प्रेसिडेंट। अब जो हाई कोर्ट के जजेस होते हैं अलग अलग स्टेट के अंदर, उन्हें भी प्रेसिडेंट खुद इलेक्ट करते हैं। ये जितने भी प्रोविजन जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन है, ये सारे नेचर से यूनिटरी हैं, लेकिन हम इन्हीं के बेस पे इस कंक्लूजन पर नहीं आ सकते हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आखिर में यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन है। उसके लिए हमें पहले फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन भी समझना पड़ेगा। फॉर अंडरस्टैंडिंग फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन यू हैव टू वॉच पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो, लिंक इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स।